सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। 8 मार्च यानी कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन विशेष तौर पर महिलाओं की उपलब्धियां और उनके संघर्ष को सम्मानित किया जाता है। इसी पर आधारित है हमारा ये विशेष कार्यक्रम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनीता भारद्वाज। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। वहीं आपको बताएं कि खेतों में काम करने वाली, अपना परिवार पालने वाली और सिर पर पानी के भरे घड़े लाती हुई गाय भैंस का दूध दोहती हुई सालों से ऐसी ही छवि रही है हरियाणा की महिलाओं की। लेकिन अब हरियाणा के शहर के ही नहीं बल्कि ग्रामीण महिला देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और समाज के उत्थान के कामों में लगी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हरियाणा की ऐसी ही खास शख्सियत हमारे साथ हैं। नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित डॉक्टर अनीता भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी आपके हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। आपसे बहुत सी बातें करेंगे लेकिन पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए कार्य करने वाली झज्जर की बहू डॉक्टर अनीता भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति नारी शक्ति सम्मान 2019 से सम्मानित करेंगे। डॉक्टर अनीता को ये पुरस्कार प्राकृतिक आपदा के दौरान पहाड़ों पर जाकर लोगों का जीवन बचाने के लिए दिया जा रहा है। लगातार दूसरे साल उन्हें ये पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों मिलने जा रहा है। हरियाणा सरकार ने भी डॉक्टर अनीता को 2014 में कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से सम्मानित किया था। डॉक्टर अनीता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों महिलाओं के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित हो चुकी हैं। डॉक्टर भारद्वाज को यह सम्मान पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को उल्लेखनीय चिकित्सा सुविधा देने के लिए प्रदान किया गया था। दिल्ली सरकार की ओर से भी इन्हें विमेन अचीवमेंट पुरस्कार मिल चुका है। डॉक्टर भारद्वाज कई दुर्गम स्थानों पर मेडिकल सेवाएं दे चुकी हैं। वे 6 सिग्मा हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल रेस्क्यू की ओर से लगाए गए कई मेडिकल कैंपों में अब तक 53,889 पीड़ित महिलाओं को प्राथमिक चिकित्सा सेवा दे चुकी हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा में उन्होंने डोलमा पास में 19,500 फीट की ऊंचाई पर 750 पीड़ितों को चिकित्सा सहायता देकर उनकी जान बचाई थी। 2014 में अमरनाथ यात्रा के दौरान 11,290 श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवा देकर उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। 2015 में नेपाल में आए भीषण भूकंप के दौरान गोरखा जिले में 6 सिग्मा हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल रेस्क्यू टीम के साथ सबसे पहले पहुंचकर आपदा पीड़ित से 1700 से ज्यादा लोगों की सहायता की थी। 6 सिग्मा हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल रेस्क्यू 6 सिग्मा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की अनुषंगी इकाई है। इसके अंतर्गत कंपनी उच्च उक्तांश क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, भूकंप एवं बाढ़ से पीड़ितों को चिकित्सा सेवाएं देती है। कंपनी सरकारी सहायता के बगैर ये कार्य करती है। कंपनी के पास दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने वाले 80 चिकित्सकों और 400 वॉलंटियरों की प्रशिक्षित टीम है, जो प्राकृतिक आपदा के दौरान किसी भी कठिनाई से निपटने में सक्षम है। स्पेशल डेस्क MH1 न्यूज। अनीता जी से सबसे पहले जानेंगे कि अनीता जी आपको ये आइडिया कहाँ से आया? मतलब आप दुर्गम क्षेत्रों पे जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराती हैं, ये आइडिया, ये सोच आपने कहाँ से लाई? देखिए, ये सोच मेरी नहीं, ये मेरे हस्बैंड डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज की सोच है कि वो 2009 से इस काम को करते आ रहे थे। तो जब 2013 में केदारनाथ में जब त्रासदी आई तो उस दौरान हम लोगों को, हमारी टीम को काफ़ी सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे कोई फीमेल डॉक्टर नहीं थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने, उससे पहले मैं नीचे
दूसरी जगहों पे सर्विसेज देती थी, लेकिन पहाड़ों में सिर्फ मेल्स जाते थे। जब वहाँ पे ये दिक्कत आई तो उसके बाद से फिर उन्होंने मुझे इस काम के साथ जोड़ा, क्योंकि कोई भी चीज़ की शुरुआत अपनी फैमिली से ही करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर उन्होंने मुझे इस काम से जोड़ा। जी अनीता जी, तो फंड्स की भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि आपको भारत सरकार फंड्स देती है या आप लोग खुद ही लोगों की सहायता करने के लिए इस तरह आगे बढ़े हैं? जी, हमें कोई किसी गवर्नमेंट से हम या किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते, ना कोई हमारी एनजीओ है, ना कोई हमारी संस्था है। हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 6 सिग्मा स्टार हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। तो हमारा जो काम है उससे हम लोग अपना जो इनकम हमें होती है उसी में से हम कुछ % इसमें लगाते हैं। तो इसलिए हम किसी से ना कोई डोनेशन लेते हैं, ना किसी गवर्नमेंट से, ना किसी प्राइवेट से। तो अनीता जी, आप दुर्गम क्षेत्रों पे जाती हैं, आपने बताया कि आप त्रासदी में वहाँ पहुँची और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराईं। क्या क्या चुनौतियाँ जो हैं वहाँ पर आपने फेस की? सबसे बड़ी तो यही होती है कि वहाँ पे कोई फीमेल होती ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम कहीं पे भी कैंप लगाने जाते हैं, कोई भी मेडिकल सर्विसेज देने जाते हैं, तो हम लोग या तो पहले जाते हैं और जब यात्रा ख़त्म हो जाती है उसके बाद आते हैं। तो जब हम स्टार्टिंग में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो स्टार्टिंग में सब फौज होती है तो उनके भी मेल्स ही होते हैं, या कोई और जाता है सर्विसेज देने तो हर जगह जेंट्स ही होते हैं, फीमेल कोई होती ही नहीं है। तो थोड़ी सी इसी चीज़ की मुझे लगा कि फीमेल्स अगर इस काम में और ज़्यादा जुड़े हर चीज़ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, आपने बात करी कि एक आप ही फीमेल थी वहाँ पर, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब इतने सारे मेल के साथ काम करने का और आप एक सिंगल फीमेल डॉक्टर थी, तो क्या एक्सपीरियंस आपका था वो आप शेयर करिए। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो अमरनाथ में हुआ था मेरे साथ, कि वहाँ पे एक आर्मी के कैप्टन ने जब मुझे बोला कि सर एक अकेली लेडी पूरी वैली में, नीचे पहलगांव से ऊपर तक कोई लेडी नहीं है, आप कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो। तो जब मेरे हस्बैंड ने मुझे उनको बोला कि भाई रिस्क मेरा नहीं है, रिस्क उन्होंने खुद ही लिया है। उसके बाद जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है, बहुत दर्द में परेशानी में आता है, जब वो देखता है कि एक फ़ीमेल यहाँ आके काम कर रही है, हमें सर्विसेज दे रही है, क्योंकि फीमेल्स को बहुत नाजुक और कमज़ोर समझते हैं लोग, जो कि है नहीं जी। तो फिर उनको अपने आप में थोड़ी हिम्मत आ जाती है कि यार जब एक फ़ीमेल यहाँ रह सकती है 2 महीने 3 महीने, तो हम लोग तो यात्रा करने के लिए आए, तो उनमें अपने आप ही एक जान आ जाती है। तो लेडीज़ को देख के लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि यार जब ये सर्वाइव कर सकती है तो हम क्यों नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात है कि वुमेंस डे के मौके पर ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपने एक सिंगल फीमेल डॉक्टर थी वहाँ पर आपने बताया कि इन सारे के पीछे आपके हस्बैंड का हाथ है, तो उन्होंने किस तरह से आपको सपोर्ट किया इसमें? उन्होंने मुझे मेरी एजुकेशन पूरी उन्होंने करवाई, मेडिकल फील्ड्स में जितना भी था। मैं एक सिंपल ग्रेजुएट थी और ठीक है, शादी मेरी अर्ली एज में हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जल्दी एज में शादी हो जाती है। तो उसके बाद मेरी पूरी एजुकेशन, जो मेरे डॉक्टरी की जितनी भी शिक्षा है सारी उन्होंने करवाई। उसके बाद मुझे सारी ट्रेनिंग्स में हर जगह लेके जाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं आती, दिक्कतें आती थी। मुझे भी अपनी फैमिली, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जाना होता था, तो मुझे काफ़ी मतलब मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, पापा है, मम्मी है, फैमिली है पूरी सपोर्ट करने के लिए। तो काफ़ी मतलब मॉरली भी और हर तरह से मुझे काफ़ी सपोर्ट उन्हीं की तरफ से मिला। तो डॉक्टर अनीता जी, आपकी फैमिली में कौन कौन है, कैसे आप अपने फैमिली को मैनेज करती हैं, और साथ ही ऐसे जाति भी हैं, कैसे मैनेज करती हैं आप ये सब? मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ, इसके लिए मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि एक लेडी जब निकलती है तो उसको अपनी बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है जी। तो मेरी फैमिली में मेरे फादर इन लॉ हैं जो आर्मी से रिटायर हैं, और मेरी मदर इन लॉ हैं, काफ़ी मतलब ब्रॉड माइंडेड हैं, बहुत अच्छे से समझती हैं चीज़ों को, और मेरे पीछे से मेरे बच्चों का मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखती है। मुझे कभी भी किसी नेगेटिव बात को नहीं बताती। अगर पीछे से मेरे बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी भी होती है तो वो कभी मुझे बताती नहीं है, कि अगर मैं उसको बताऊंगी तो शायद वो अपनी एम से कहीं अलग हट ना जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और अगर फैमिली का सपोर्ट हो जाए ना तो ताकत दुगनी हो जाती है। जी बिल्कुल। तो आपने बात करी कि आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इन सब, और शायद आपने मुझसे पहले भी कहा था कि आपके फादर इन लॉ आर्मी में हैं और उन्होंने आपको बहुत मोटिवेट किया। बहुत। तो कैसे उन्होंने इन सब सारी चीज़ों को आपको आगे बढ़ाया कि भाई आप वहाँ जाओ और हम अपने घर को देख लेंगे, ये सारा कुछ कैसे मैनेज होता था?
जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो दोनों स्कूल जाते हैं, जिनको मैं खुद ही सुबह छोड़ती हूँ, खुद ही लेके आती हूँ जब मैं घर में होती हूँ। तो हम हस्बैंड वाइफ कोशिश करते हैं अपने बच्चों को पूरा टाइम दें, लेकिन जब हम चले जाते हैं उसके बाद भी वो उस चीज़ को मेंटेन रखते हैं। वो खुद छोड़ के आएंगे, खुद लेके आएंगे। ही 70+, बट वो आज भी खुद ड्राइव करके बच्चों को खुद स्कूल से छोड़ना लाना, मेरे घर के जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे सारे काम, मतलब मेरी फैमिली बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट करती है इन चीज़ों में। जी, और अगर हम बात करें तो अनीता जी, एक तरफ से कहते हैं ना कि आपने डॉक्टरी कर ली, आपका एक क्लिनिक खुल गया, तो और आप वहीं पर बैठे हैं, बट आप एक्चुअली में लोगों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण हैं, उन महिलाओं के लिए जो अपने घरों से बाहर नहीं निकलती, जो आज भी बंद कमरों में बैठी हैं, घर में चूल्हा चौका संभाल रही हैं, पर आप घर भी देख रही हैं और साथ ही आप बाहर जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया करा रही हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपने कैसे सोचा कि भाई मुझे क्लिनिक नहीं खोलना, मुझे बाहर जाना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है? देखिए, क्लिनिक तो हर किसी का एम होता है। जब कोई एडमिशन लेता है MBBS में या किसी भी मेडिकल उसमें, तो उसका सबसे पहले होता है कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करूं। तो जैसे कि मेरा तो पहले से हमारा स्टार्टअप था, अपना काम था, तो मेरा करने का एम ही ये था कि मुझे कुछ अलग करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले इस काम को कर रहे थे। तो ये था कि भाई जब इस चीज़ में हमें जोड़ना है तो कुछ इसके लिए पहले क्वालिफाइड भी होना चाहिए। तो जब मेरा शिक्षा पाने का एक एम ही ये था, तो मैंने आज तक, जब से मैंने मेडिकल में आई हूँ, मैंने कभी किसी क्लिनिक में या किसी हॉस्पिटल में आज तक कहीं मैंने कोई जॉब नहीं की। जितना भी किया है सारा सोशल वर्क ही किया है। जितनी भी यात्राओं में या कोई कैंप्स हैं जहाँ पे भी है, हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक अपनी सर्विसेज दी हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर अनीता भारद्वाज को भारत सरकार की तरफ से वुमेन अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है, वहीं नारी शक्ति सम्मान मिल चुका है और हरियाणा सरकार की तरफ से भी इन्हें सम्मान मिल चुका है। जी अनीता जी, बताइए। जी, मुझे 2014 में मुझे कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार मिला था, जिससे फिर मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिला कि और मुझे इस चीज़ में अच्छा करना चाहिए। फिर नेक्स्ट ईयर मुझे 2015 में दिल्ली सरकार की तरफ से अभी लास्ट ईयर मुझे ये नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। इसमें एक हमें ई गवर्नेंस अवार्ड होता है, जो भी भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। वो इसलिए दिया गया था हमें कि हम लोगों ने एक अलग सा एक काम ये था उसमें कि हमने एक ऐप बनाया था, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको अभी हमने इंडियन आर्मी को दिया हुआ है, जिसके लिए हमें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला था। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी बंदा अगर किसी खाई में उसमें दब जाता है तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर वो एप्लीकेशन उसके फ़ोन में है। तो इस तरीके से हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी, जो भी हमने जिसके लिए फिर हमें ई गवर्नेंस अवार्ड मिला, क्योंकि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जितने भी यूनिक काम हैं, जितने भी नए काम हैं, वो एक प्राइवेट सेक्टर करता है, क्योंकि गवर्नमेंट कितना भी कर ले थोड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है। तो उन्होंने फिर एक जो स्टेटमेंट दी, तो हमने उसके ऊपर एक अलग सा काम किया कि एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, जिसके लिए फिर हमें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया था। जी, और अगर हम देखें तो अनीता जी, जिस पेशे में आप हैं, हमें खासकर ये चुनौतियां आती हैं कि महिलाओं के फेवर में ही नहीं रहती। मतलब एक फीमेल और मेल का बहुत अच्छा बाउंड बन जाता है, बट फीमेल टू फीमेल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जेलेसी फैक्टर या कहीं ना कहीं एक अच्छा बाउंड नहीं बन पाता। तो आप इस तरह को, किस तरह की आपको चुनौतियां मिली इन सारी चीज़ों के बारे में? जी, हमारे साथ जैसे अभी सर्विसेज देने में मैं अकेली जाती हूँ, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पे कई सारी फीमेल्स ने भी हमें ज्वाइन किया, ट्रेनिंग भी ली, सब कुछ किया, लेकिन शायद उनको घर की तरफ से या कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला है, जो भी था। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, गवर्नमेंट इतना अच्छा सपोर्ट करिए लेडीज़ को कि विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, मिनिस्ट्री बनाई हुई है, सब कुछ बनाया हुआ है। मेल्स के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल्स के लिए सब कुछ बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी फीमेल्स को आगे गवर्नमेंट या सरकार सब कुछ आगे करना चाहती है, लेकिन उसके परिवार उसको कहीं ना कहीं पीछे खींचता है। तो मैं चाहूँगी कि हमें फीमेल होके फीमेल्स को आगे बढ़ाना चाहिए, और हर काम में जब हर जगह सपोर्ट मिल रही है तो उन्हें और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। आपके हिसाब से अनीता जी, सफल महिला है, उसकी पहचान क्या है? मेरे मायने में सफल महिला वही है जो अपने घर, परिवार, समाज और हर चीज़ को बैलेंस कर सके। ये नहीं कि अगर आप एक अपने प्रोफेशन में हैं तो आप अपने घर को भूल जाइए, या आप अपने घर में हैं तो आप अपनी दुनिया को भूल जाइए। देखिए, जब हम सोसाइटी से इतना सब कुछ लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो सोसाइटी को वापस भी करना चाहिए ना।
तो मेरे मानने में यही है कि भाई दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, आप सोसाइटी भी और आपका घर भी, आपकी वजह से किसी को सफ़र नहीं करना चाहिए। जी अनीता जी, जैसे आप दुर्गम क्षेत्रों में जाती हैं, वहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराते हैं, तो वहाँ आपका कुछ कोई टारगेट होता है कि इतने लोगों को आप लोगों ने सेवाएं देनी हैं, या जितने हो सके आप जितनी लोगों को जो सेवाएं हैं वो दे सकती हैं, क्या कुछ टारगेट सेट होता है? नहीं, हम लोगों का कोई टारगेट सेट नहीं होता। हम लोग जैसे यात्रा शुरू होती है या तो उससे पहले ही चले जाते हैं, और जब तक यात्रा चलती है हम लोग वहीं रहते हैं। तो हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं होता। हम दिन रात, अगर हमारे पास रात को 12 बजे 2 बजे भी पेशेंट आते हैं तो हम 2 बजे भी हॉस्पिटल में ही होते हैं। उसके अलावा हम लोग जितने कैंप्स होते हैं, जितने रूम्स होते हैं जहाँ पे यात्री रुके होते हैं, वहाँ पे भी जाके हम पेशेंट को चेक करते हैं। हम चाहते हैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विसेज दे, जब जितनी देर वहाँ रहे। तो अनीता जी, कितने वॉलंटियर्स आपके साथ होते हैं? क्या कुछ ये आंकड़ा होता है, कितने लोग आपके साथ होते हैं इस टीम में? हमारे साथ अभी 80 डॉक्टर हैं और 400 के करीब वॉलंटियर्स हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं कि सारे डॉक्टर्स ही हैं, हर फील्ड के लोग हैं, क्योंकि हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छा काउंसलर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है वो डॉक्टर है तो कुछ नहीं कर सकता, एक अच्छी काउंसलिंग कर सकता है, लोगों को समझा सकता है, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो हमारे साथ 450 वॉलंटियर्स हैं। जी, तो अनीता जी, क्या कुछ एक्सपीरियंस आपका रहा, मतलब कोई बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो? इतने लोगों के साथ, इतनी बड़ी टीम के साथ आप काम करती हैं, सेवाएं, लोगों की दुआएं भी मिलती होंगी, वहीं लोग खुश भी होते होंगे, तो क्या कुछ सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिला है? जब मैं कैलाश मानसरोवर में गई थी तो उस टाइम पे डोलमा पास जो 19,500 फीट सबसे हाईएस्ट पीक है जी, तो वहाँ पे एक 65 ईयर्स के एक बुजुर्ग थे जिनको एकदम से अनकॉन्शियस हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ऑक्सीजन की कमी होती है। आप 10 मिनट से ज़्यादा अगर आप खड़े हो गए तो आपको कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो जब वो वहाँ पे बेहोश होके गिरे और उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते हुए भी वो बेचारे उसको नहीं लगा पाए, तो फटाफट उनको जब ऑक्सीजन दिया गया, उनको सांस आई, तो आज भी वो मुझे बोलते हैं कि उनकी एक बेटी है पहले से, कहते हैं मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा मेरी एक नहीं 2 बेटियाँ हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि मेरी वजह से अगर मैंने किसी एक बंदे की भी अगर मैंने जान बचाई तो शायद मैंने अपना जीवन सफल कर लिया। तो हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं, होते रहते हैं ज़िंदगी में। जी, तो अनीता जी, अगर हम बात करें, ये तो आपका पेशा हुआ, पर अगर हम बात करें कि अपने निजी ज़िंदगी में अनीता भारद्वाज कौन है, तो वो आप हमें बताइए कि अनीता अपनी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में क्या कुछ करती हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस और क्या कुछ एक्साइटमेंट भरा आप करती हैं? ऐसा कुछ नहीं, मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही हूँ। वही सुबह 5 बजे उठती हूँ, अपने बच्चे को तैयार करना, स्कूल छोड़ना, सारे अपने घर के काम निपटा के, उसके बाद टाइम टू टाइम हम लोग जो सारी फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग करते हैं, ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि कोई भी फोर्स ऐसी नहीं है जो अपने लोगों को हर फोर्स के साथ ट्रेनिंग कराए। कि हर आर्मी है तो वो आर्मी के साथ ही ट्रेनिंग करते हैं, एयरफोर्स वालों को सिखाते हैं, बीएसएफ को सिखाती है, लेकिन 6 सिग्मा जो फोर्स है वो अपने लोगों को सबके साथ ट्रेनिंग कराती है। तो ये मेरी ज़िंदगी में एक अलग काम है कि मैं अलग अलग आईटीबीपी, बीएसएफ, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, सबके साथ हम लोगों ने ट्रेनिंग करी है, तो वो अपने आप में एक यूनिक है मेरे लिए। जी अनीता जी, जो आपकी ये टीम है, जो आपकी संस्था है, क्या वो प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं उन्हीं में काम करती है या फिर कुछ और भी वो करती हैं? नहीं, हम लोग प्राकृतिक आपदा तो किसी को बता के नहीं आती कब आएगी कब नहीं, भगवान करे कभी ना आए, लेकिन हम जो जितनी भी यात्राएं होती है उन सब में मेडिकल सर्विसेज देते हैं। जैसे केदारनाथ में हमने पूरा हॉस्पिटल बनाया हुआ है, अभी लास्ट ईयर हमने पूरा हॉस्पिटल वहाँ स्टेब्लिश किया है। 9 तारीख से कपाट खुलेंगे, हम लोग 5 तारीख को यहाँ चले जाएंगे। तो 5-6 जगह वहाँ हम लोग होते हैं। जितनी भी यात्राएं हैं, मनी महेश में एक यात्रा होती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, बहुत डिफ़िकल्ट यात्रा है, वहाँ हम लोग पूरा टाइम रहते हैं। वहाँ कुछ नहीं होता, हम लोगों को अपना टेंट, खाना सब कुछ खुद लेके जाना होता है। तो जितनी भी यात्राएं होती हैं उन सब में हम मेडिकल सर्विसेज देते हैं साथ में। जी, तो अनीता जी, अगर बात की जाए, ये तो आपका पेशा हो गया, आप क्या कुछ करती हैं, बट अपनी फैमिली के साथ आप कैसे वेकेशंस को मनाती हैं? मतलब एक छुट्टी का दिन होता है तो कैसे आप वो सारी चीज़ें देखती हैं? वेकेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी समर वेकेशन होता है, तो उस दौरान पे भी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेनिंग प्लान करते हैं कि हमारा काम भी हो जाए और हमारे साथ हमारे बच्चे भी हो। मेरी बेटी अभी 12 साल की है, लेकिन वो अभी तक एयरफोर्स के साथ और आईटीबीपी के साथ, कई सारी फोर्सेस के साथ वो सीख चुकी है, जितना वो सीख सकती है। तो मैं अपने बच्चों को अपने साथ ही रखती हूँ, जिसमें कि उनका वेकेशन भी हो जाता है और वो कुछ सीख भी लेते हैं, ताकि उनमें अभी से वो जज्बा भर जाए
कि उन्हें कुछ अलग करना है। जी, तो अगर हम बात करें तो आपने बोला कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, आप अभी से ही उनको जो है वो ट्रेनिंग दे रही हैं, तो क्या कुछ आपके बच्चे जो हैं वो फील करते हैं, आप क्या कुछ उनको मैसेज देती हैं रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में? क्योंकि एक होता ना कि बंदे सोशल मीडिया से भी बच्चा जुड़ा हुआ है, उनको ट्रेनिंग भी देनी है, उनका पालन पोषण भी करना है, तो क्या आप उनको सही तरीके से, सही मायनों में वो सारी चीज़ें सिखा पाती हैं, टाइम उनको अपना पूरा टाइम दे पाती हैं? बिल्कुल, मेरे बच्चे, मुझे लगता है दूसरों के बच्चे से भी शायद कुछ ना कुछ ज़्यादा ही सीखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ठीक है एक लिमिट तक अच्छा है, लेकिन ज़्यादा अगर कोई चीज़ हो जाए तो वो आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम का वही हुई है बच्चों के साथ। तो मेरे बच्चे जब हमारे साथ कैंप्स में या ट्रेनिंग में होते हैं तो उस टाइम उनके पास ना मोबाइल होता है ना क्योंकि इंटरनेट हर जगह नहीं चलता, तो मोबाइल नहीं होता, टीवी नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो नेचुरल उन जो एनवायरनमेंट में वो जो चीज़ें सीखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक शहर में रह के बच्चा सीख पाएगा, तो उनको और अच्छी कुछ ना कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलता है। जी अनीता जी, जाते जाते हम आपसे ये आप हमें बताएं कि एक मोटिवेशनल मैसेज, क्या आप उन महिलाओं को मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगी जो अपने घरों में बैठती हैं, जो बाहर नहीं निकल पाती, जिनके पास बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, उनको आप क्या कुछ मोटिवेशन एक मैसेज देना चाहेंगी वुमेन्स डे के ऊपर? जी देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हर महिला अपने आप में यूनिक है। जी, हम कोमल हैं, कमज़ोर नहीं हैं, ये बात बिल्कुल सच है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो आप अपनी बेटी, अपनी बहू, अपने साथ में किसी दोस्त, अपनी किसी रिश्तेदार, अगर उसमें कोई एबिलिटी है तो अब उसको आगे बढ़ा रही है, तो आप भी उतनी ही उसकी कामयाबी में उतनी हिस्सेदार हो जितनी कि वो खुद है। तो मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो मेरे पीछे मेरे परिवार का, मेरी मदर इन लॉ का, सबका हाथ है। तो ऐसे ही अगर आप अपने घर में, अपने एक सेफ जोन में रह के भी बहुत कुछ कर सकती हो, तो आप और कुछ नहीं तो आप अपने साथ रहने वाली महिलाओं को ही आगे बढ़ाइए, वो भी अपने आप में एक यूनिक काम है। जी बिल्कुल। और अनीता जी, हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लेते हैं विदा, और आप बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 न्यूज़। नमस्कार।